अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अशर। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी के शिकवा बराए शिकवा सियासी इल्ज़ामात की बौछार एक दूसरे पर जारी है। नवाज शरीफ जो पहले कहते थे कि हम इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन आजकल उनकी जानिब से जो मुतालिबा किया जा रहा है, जो बयानिया बनाया जा रहा है, वो कुछ इस तरह का है कि वो चाहते हैं कि जिन्होंने उनकी हुकूमत को गिराया उनका एहतसाब होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारा दौरे हुकूमत था तो हर लिहाज से मुआशरा आगे जा रहा था, करेंसी मजबूत थी, लेकिन हमारी हुकूमत को जानबूझकर गिरा दिया गया, हम पर झूठे मुकदमात बनाए गए और उसके बाद फिर मईशत और जो सियासी हालात हैं वो संभल कर नहीं दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम नज़रों से ओझल थे, लेकिन पाकिस्तानियों के दिलों में पहले भी थे और आज भी हैं। इसके अलावा नून लीग ने अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं उसको भी जारी रखा हुआ है। मुख्तलिफ शहरों में जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे हैं और कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं कि कुछ अंदरूनी इख्तलाफात भी नून लीग में पाए जा रहे हैं। टिकट की तकसीम के हवाले से हमने देखा पिछले दिनों के मुस्लिम लीग नून के कुछ अंदर के जो अहम तरीन रहनुमा हैं उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, कुछ रंजिशें भी उनकी जानिब से सामने आती रही हैं। तो लगता ऐसा है कि नवाज शरीफ ने जो अपना बयानिया था इंतकाम की सियासत ना करने का, वो कुछ तब्दील किया है और अब वो उन लोगों का एहतसाब चाहते हैं जिन्होंने उनकी हुकूमत को गिराया था। वैसे तो नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहे हैं, लेकिन एक जो ख़तरा है वो अब भी उनके लिए बाकी है, वो है अल अजीज़िया रेफरेंस का। नवाज शरीफ के इस हवाले से अपने वकला से मशवरे जारी हैं और हर फोरम पर इस हवाले से मामला तय करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया जाएगा। तो वैसे तो बज़ाहिर लगता है कि नवाज शरीफ के जो सियासी मुश्किलात थी वज़ीर आज़म बनने के हवाले से वो तो अब कम हो गई हैं, लेकिन जो एक अल अजीज़िया रेफरेंस का मामला है वो फ़िलहाल अभी एक ख़तरे की अलामत यकीनन नवाज शरीफ के लिए है। तो क्या कायद नून लीग ने अपने बयानिए पर यू टर्न लिया है और अल अजीज़िया रेफरेंस क्या अभी भी नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की राह में रुकावट है? इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो आजकल सियासी बयानात हैं उसमें उन्होंने रायविंड और ज़मान पार्क को अपने निशाने पर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन जीत कर आओ, और अगर सिलेक्शन के ज़रिए नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो अवाम भी उन्हें कबूल नहीं करेंगे और पीपल्स पार्टी भी उन्हें कबूल नहीं करेगी, क्योंकि 3 बार हम पहले भी भुगत चुके हैं, अब चौथी बार भुगतना पड़ेगा तो हम इसे मंजूर नहीं करेंगे। फिर दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की जो पार्टी है उसके रहनुमा भी इलेक्शन की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और जहांगीर तरीन की जो जमात है उसकी जानिब से भी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से। साथ ही साथ सिराजुल हक जमात इस्लामी के उनके भी बयानात सामने आ रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि क्या इक़्तिदार के लिए सिर्फ पाकिस्तान में 2 ही ख़ानदान रह गए हैं? क्या इसी तरह बारियां चलती रहेंगी कि पीपल्स पार्टी आएगी, फिर नून लीग आएगी, फिर नून लीग आएगी, फिर पीपल्स पार्टी आएगी? तो इस हवाले से जो जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी अपनी जगह है। लेकिन आजकल अगर हम कराची और सिंध की सियासत की बात करें तो MQM भी खासी मुतहर्रिक है। फारूक सत्तार की जानिब से बड़ा अहम ऐलान किया गया है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी तहरीक करने जा रहे हैं शुरू। इसके साथ साथ वो बड़ा इत्तेहाद भी करने जा रहे हैं। नून लीग से तो उनका पहले ही सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो इत्तेहाद है वो हो चुका है। मौरूसी सियासत के ज़रिए कब्ज़ा करने वालों का खात्मा करने का आज़म किया गया है इस बार MQM की जानिब से, और ये भी कहा है कि कराची पर कब्ज़ा जमाने की जो कोशिश है उसको नाकाम बना देंगे। तो मुल्क में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो सियासी बयानबाजी है, वो इसे हम सिर्फ सियासी एक बयानबाजी समझें या इसका हकीकत से ताल्लुक़ है और जो आइंदा आने वाली हुकूमत है वो किस तरह की होगी? क्योंकि नून लीग की जो आजकल हम सियासत देख रहे हैं वो तमाम सियासी जमातों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है, सिवाय पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ की मुश्किलात क्या हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इन्हीं मामलात पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में जो सियासी गहमा गहमी है, जो सियासी बयानबाजी है, एक दूसरे पर तंज और जो मुखालिफिन की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, पुरानी जो
ताल्लुकात थे वो अब उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। एक दूसरे पर जो सियासी गोलाबारी है उसका सिलसिला तेज़ हो गया है। इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ सीनियर तजियाकार वहीद हसन ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले मेजर साहब आप हमें बताइएगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किस तरह से अब तैयारी कर रही है आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने की, क्योंकि ये भी खबर आई कि आपने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है, तो आप किस तरह से अपनी पोजीशन को देख रहे हैं आइंदा इलेक्शंस में? एक तो पहली चीज यह है कि अभी तक कोई ऐसी चीज सीट एडजस्टमेंट वाली फाइनल नहीं हुई है। मिले हैं लेकिन उसको अभी तक इस तरह की चीज नहीं हुई। दूसरी चीज यह है कि मेरा अपना जाती ख्याल है और मेरा मुशाहिदा है, और आप इस चीज को देख लीजिएगा कि ऑन ग्राउंड इस वक्त अगर की सबसे पहले इलेक्शन कैंपेन जिस लोगों ने स्टार्ट की वो हम लोग थे। अभी तक बाकी जो है पार्टीज उनके मामला टिकट के बहुत सारी चीज़ों के और कुछ और उनके ऊपर अपने इश्यूज पे वो सेटल नहीं कर पा रही पार्टीज में। हमने तो बहुत अरसा पहले इलेक्शन कैंपेन को ऑन ग्राउंड स्टार्ट कर दिया और फ्रॉम डे टू नाइट हमारे लोग तो कर रहे हैं इस कैंपेन को। हम तो इस मामले में लीड ले चुके हैं जी। अच्छा सर, लेकिन जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से जलसे किए गए हैं तो मुखालिफिन ये कहते हैं कि वो जलसे नहीं थे, जलसियाँ थीं और उस तरह से कामयाब नहीं हैं जिस तरह से दावे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। एक ये जो जलसों का हमारे पास अब सारी पॉलिटिक्स रह गई है जलसों के। के जलसे होते हैं और पॉलिटिकल इलेक्शन के जो जलसे होते हैं इनके अंदर फ़र्क होता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन के जलसे किए हैं। अच्छा, कभी जलसा अच्छा भी हो जाता है, कभी जलसा बुरा भी हो जाता है, लेकिन इसको हमने एक मयार बना लिया। मैं तो इस चीज़ के ही खिलाफ हूँ कि आप भेड़ बकरियों की तरह पब्लिक को आमद नास को लेके जाएं वहां पर जलसों के अंदर वो नारे लगाएं या वो बातें करें या वो फैसिनेशन की चीजें बयान करें जो आपने ना जिंदगी में पहले की और ना आगे करनी है, मिलाइन करें और आज हैं। आपने एक नजरिया देना होगा। ये जलसे तो इस वक्त यकीन जानिए मेलों की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस एज वेल। इसके ऊपर कोई पाबंदी होनी चाहिए और हमें पॉलिटिकल इलेक्शन के जलसे करने चाहिए और वो भी महदूद होकर करने चाहिए। अब एक पार्टी जिसने जलसा करना है और वो पूरे पाकिस्तान को जब तक जिबटाइज ना करे वो समझती है कि हम तो कामयाब ही नहीं होंगे। इस जलसों की अच्छा मुझे बताएं, दुनिया पूरी में ये जलसों वाली सियासत कहीं और देखी है किसी ने? लोग अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपने काम के ऊपर चलते हैं। हम जलसों में नारे और लोगों को अभी तक झंडे पकड़ा, गाने सुना और उनको ट्रकों के अंदर वो, मैं तो कई दफा कहता हूं कि इतनी ज्यादा तज़हीक है इंसानियत की कि जैसे मेला मवेशियां होता है वहां वाला सीन हम पेश कर रहे होते हैं। अच्छा, इलेक्शन का टिकट किसको मिलेगा? जो ज्यादा गाड़ियां लेके जाएगा। यानी जो कैंडिडेट है वो बेचारा मार गया, फंस गया कि मैंने जलसे के अंदर अगर गाड़ी ना लेके गया 70 तो मुझे तो टिकट नहीं मिलेगा। म्यार टिकट का जलसे रह गए। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस थिंग। सर मयार क्या होना चाहिए? क्योंकि अमूमी तौर पर तो जितना बड़ा जलसा होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे, वो सियासी जमात उतनी ज्यादा मकबूल रहेगी अगर हम पाकिस्तानी सियासत में देखते हैं। तो आपके ख्याल में भी क्या मयार होना चाहिए? कैसे पॉपुलैरिटी का पता लगाया जाएगा कौन सी जमात कितनी मकबूल है? म्यार है काबिलियत, म्यार है अहलियत, म्यार है फरासत, म्यार है दानाई, म्यार है करेक्टर, म्यार है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। म्यार है ये। म्यार जलसे नहीं होते। म्यार जलसा नहीं है कि अगर मैं 500 गाड़ी ले गया हूं तो मुझे टिकट मिलेगा। म्यार है हर पार्टी के अंदर इतने बेहतरीन लोग मौजूद हैं। म्यार है कि उन बेहतरीन लोगों को आप आगे लेकर आए और म्यार है कि हम ऑन ग्राउंड डिलीवर करें। म्यार तो है ये जिससे अच्छा म्यार है कि हम जैसी गवर्नमेंट में आए हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्टैब्लिश करें और इख्तियारात मुंतकिली करें। म्यार है कि जो हमने 18th अमेंडमेंट में गलत अमेंडमेंट्स किए हैं हम उनको दुरुस्त करें। म्यार है कि हमने जितने इदारे तबाह कर दिए अपने, हम उनको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आए और हम इतने ऑनरेबल हों कि दुनिया हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। म्यार है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। म्यार है कि हम विंडिक्शन को छोड़ दें। म्यार है कि हम अपने कैरेक्टर के साथ साबित करें कि हम अहल हैं। म्यार तो ये है। दुनिया पूरी ने तरक्की इसी म्यार पे की। हम जलसे जुलूसों की अभी तक सियासतें कर रहे हैं तो मैंने 1 लाख बंदा इकट्ठा कर लिया, मैंने 1.5 लाख बंदा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, इसी पर हम मौक़िफ़ लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर हसन साहब, अभी जो हम नवाज शरीफ का एक बयानिया देख रहे हैं कि वो एहतसाब चाहते हैं, आपके ख्याल में वो किसका एहतसाब चाहते हैं और क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि उन्होंने इस बयानी पर कुछ यू टर्न लिया है? क्योंकि पहले उनका ये कहना था कि इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि सबके साथ मिलकर चलें। आपने कुछ तब्दीली महसूस की है इसमें?
जी देखिए, मैंने कोई तब्दीली महसूस नहीं की। मियाँ नवाज़ शरीफ की यही नेचर है। जब वो मुसीबत में होते हैं, उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है, जब उन्हें कुछ बेहतरी नज़र आती है, उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है और जब फिर वो हुकूमत में आ जाते हैं, फिर तो वो बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट होते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, यहाँ इस वक़्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफ़ाक की ज़रूरत है, ना सिर्फ़ सियासी क़ुव्वतों के दरमियान, बल्कि तमाम आईनी इदारों के दरमियान और स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए हमें। तमाम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके दरमियान। तो मैं समझता हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ का मिज़ाज इस वक़्त मैच नहीं करता पाकिस्तान के हालात में। स्टेबिलिटी लाने वाला उनका मिज़ाज नहीं है। वो हमेशा अच्छा-ख़ासा उन्हें 2 तिहाई अक्सरियत दे के बार-बार भेजा गया, बनाया गया, लेकिन वो इंस्टेबिलिटी लेके आते हैं, इदारों के साथ लड़ते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला-आवर होते हैं, कभी वो दूसरे इदारों के ऊपर हमला-आवर होते हैं। ये मियाँ नवाज़ शरीफ ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया। ये भी मियाँ नवाज़ शरीफ ही हैं जिन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ऐसे की कि बाज़ार से बैजेज़ ला के और एक जनरल को लगाए गए और सारे आपके सामने हैं मामलात। तो जिस तरह ये होता है, मैं पाकिस्तान इस वक़्त बड़े ही बहरानों से गुज़र रहा है। हमारा बहरान इस वक़्त कोई एक नहीं है, मुआशी बहरान तो बदतरीन है, लेकिन आपकी आलमी तन्हाई इस वक़्त, आपकी बढ़ती हुई आबादी, आपकी बेरोज़गारी, महँगाई और गुर्बत जिस तरह बढ़ी हुई है, तो दहशतगर्दी सर उठाए खड़ी है। तो इसके लिए आपको एक मुदब्बर क़यादत की ज़रूरत है, जो सबको साथ में लाके चल सके, जिसकी अपना कोई किसी किस्म का बर्डन ना हो हाँ। कि मुझे हथकड़ी लगी थी, मैंने इसका बदला लेना है। मेरी देखिए ना, मियाँ साहब जो मौक़िफ़ ले रहे हैं कि जिन्होंने मेरी हुकूमत तोड़ी, कुछ जजेस हैं या कुछ जनरल्स हैं, उनके वो नाम भी लेते हैं कि इन्होंने मेरी हुकूमत तोड़ी, ज़ुल्म किया। तो मियाँ साहब उससे 4 साल पहले मियाँ साहब ने भी एक हुकूमत तोड़ी थी, 5 साल पहले 2012 में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की। उसके लिए मियाँ साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे, साज़बाज़ की थी इफ्तिख़ार चौधरी के साथ। तो मियाँ साहब उसके एहतसाब की बात नहीं करते, उसमें तो मियाँ साहब का भी नाम आएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी तो ये बातें नहीं कर रही। हम समझ रहे हैं पुराना तर्ज़ सियासत अब चलने का नहीं है, क्योंकि 70% नौजवान वोटर हैं और वो नहीं चाहता। एक 45 साल पहले एक शख्स आया, 1 दफ़ा आज़माया गया, 2 दफ़ा आज़माया गया, 3 दफ़ा आज़माया गया, वो फिर कह रहा है मुझे आज़माओ और मुझे मेरे बदले लेने दो, मुझे मेरा इंतकाम देने दो और मुझे वो आउटडेटेड पॉलिसी नाफ़िज़ करने दो, जिसका वक़्त नहीं है। अब आप ठीक। वाजिबी तालीम के साथ, वाजिबी सी तालीम के साथ इस मुल्क को लीड करने का सोचें। ये हो नहीं सकता, एक वक़्त था आपका गुज़र गया। मेरे ख़्याल से ज़िंदा कौमों में और मुदब्बर लीडर वही होते हैं, जो क़यादतें आगे मुंतकिल करते हैं। अब ये होना चाहिए, सर, हम आप देख क्या रहे हैं। समझते हैं कि नवाज़ शरीफ फिर आगे किसको मरीम नवाज़ सामने आ जाएँ या उनके भाई? नहीं, आप क्या समझते ये हैं फिर उनकी अगर वो मर्ज़ी है। देखिए, मुदब्बिर नहीं है तो? इसमें मेरी राय नहीं हो सकती। मैं मुस्लिम लीग नून का वोटर और मेंबर नहीं हूँ। ये मुस्लिम लीग नून के जो उनका फोरम है, वो फैसला करेगा कि किसे होना है। लेकिन बहरहाल बदलना तो चाहिए ना। देखिए, एक वो है पीटीआई, उसमें एक ही चेयरमैन था, एक ही, ये तो मजबूरी में आया। मतलब 30-30 साल हो गए हैं, 40-40 साल हो गए हैं, एक ही क़यादत है और चिपके हुए हैं। और फिर वो मुल्क में तब्दीली लाने की बात करते हैं, मुल्क में इनकलाब लाने की बात करते हैं, नौजवानों के हकूक़। ये नहीं होगा। मैं आपको पंजाब के हालात बताता हूँ, लोग तंग आए बैठे हैं, वो नहीं देखना चाहते कि बड़ा भाई वज़ीर-ए-आज़म, छोटा भाई वज़ीर-ए-आला या बाप वज़ीर-ए-आज़म और बेटा वज़ीर-ए-आला या बाप वज़ीर-ए-आज़म, बेटी वज़ीर-ए-आला। ये नहीं होना चाहिए। और ये लेकिन सर, ये तो अब पीपल्स लोग, पार्टी में भी है ना, पीपल्स पार्टी में भी नहीं ऐसी मेरी बात सियासत है, सुनें, मौरूसी नहीं, सियासत है। अब सुने आप मेरी बात। पीपल्स पार्टी ने कब हुआ कि 2 बड़े ओहदों के ऊपर 2 लोग हैं? 15 साल से हमारा वज़ीर-ए-आला ऐसे था। क्या कोई भुट्टो फैमिली में वज़ारत-ए-आला गई है? 5 साल पिछले जो हमने वज़ीर-ए-आज़म दिए, गिलानी साहब और परवेज़ अशरफ साहब, या क्या हमने पार्टी से दिए? और या अगर ज़रदारी साहब ऐवान सदर में गए थे, तो वो इसलिए गए थे सिर्फ़ कि हमने आइन को दुरुस्त करना था और इख्तियारात मुंतकिल करने थे पार्लिमान को और पार्लिमान से सूबों। उसके ठीक। अलावा हमने, देखिए, कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि बाप एक सीट पे हो और बेटी एक सीट पे हो या बेटा। मैं समझता हूँ ये लोग एक तो आ जाना, और अगर हम भी मरूसियत की सियासत ना करते, अगर हमें वक्त दिया जाता, हमें बार बार किसे चांस मिला है, 3-3 4-4, हमारे तो सर काटे गए हैं। अगर भुट्टो साहब को शहीद ना किया जाता, बीबी ना आती। बीबी को शहीद किया गया है। हमारे साथ तो ये है, और अवाम उन्हें
इसलिए करती है कि ये खानदान कुर्बानी देता है। ठीक। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप 45 साल से 40 साल से एक ही क़यादत, घिसी-पिटी बातें, इंतकामी साजिश, जो अब देखिए ना फिर दोबारा साजिशी सियासत शुरू हो गई है। ठीक। फिर वो आईजीआई प्लस और आईजीआई वाला दौर, उसे मिला लो, उसे मिला लो, ठीक। 4 सीटें उसे दे दो, 4 सीटें उसे दे हम्म। दो। फिर आपको इतनी मकबूलियत है तो जाएँ अवाम में मुकाबला करें जाके सही। सीधा। ठीक है। साथ कहते हैं हमें मकबूलियत है, साथ आप हर एक के साथ अलायंस करके जाना चाह रहे हैं। ठीक। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक़्त अगर अलायंस होना चाहिए, तो आफ्टर इलेक्शन लोगों के हकूक़ के ऊपर, बिल्कुल। लोगों की ठीक। ज़रूरतों के ऊपर, हम्म। रियासत के बहरान के ऊपर, मुश्तरका पॉइंट्स कौम के आगे रख के इत्तेहाद होना चाहिए। ये इलेक्शन जीतने के लिए इत्तेहाद नहीं होना ठीक। चाहिए। ये गठजोड़ और गांठ-साँठ लोग इससे नफ़रत करते हैं। ठीक है। वहीद हुसैन साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नून लीग इस वक्त साजिशी सियासत कर रही है, या जो इत्तेहाद किए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से दीगर जमातों के साथ, वो उसे इलेक्शन में कोई फ़ायदा पहुंचाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका और आमिर साहब को और कुरैन साहब को मेरा सलाम। देखिए, ये दोनों जो हमारे हज़रात दोस्त हैं, ये सियासी जमातों को रिप्रेज़ेंट करते हैं, इन्होंने अपनी सियासत की बात करनी है। आज देखें 2 जलसे हुए हैं, एक जो है जलालपुर में हुआ, दूसरा जो है वो तमरगरा में बिलावल साहब ने किया और पंजाब में मरियम साहब ने किया। मुझे ये बताएँ कि ये जो बातें कर रहे हैं, ये तो पिछले 50 साल से हम सुनते आ रहे हैं। पहले इनके खिलाफ जो ताकत थी, वो जमात थी जिसको इन्होंने नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए फारग कर दिया। ये सारे के सारे 16 महीने जो है वो हुकूमत में रहे। और आज अगर हम देखें अभी इलेक्शन जो है वो बहुत करीब आ रहे हैं। 5 बड़े चैलेंजेस हैं इस वक़्त मुल्क के, 5 बड़े चैलेंज, जिसके ऊपर किसी सियासी रहनुमा ने, यानी चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक़्त जो है इलेक्शंस में आ रहे हैं, सबसे पहला तो सियासी अदम इस्तेहकाम है। दूसरा आपका माशी अदम इस्तेहकाम है और रिसेशन है। तीसरा जो है वो आपका निज़ाम इंसाफ जो है, जस्टिस सिस्टम, वो क्या है इस मुल्क के अंदर, कि जो कल को कन्विक्ट हुए थे 10-10 साल के लिए, पूरी उम्र के लिए उनको नाअहल किया गया, आज कहाँ पे वो खड़े हैं। चौथा जो है वो आपका, यानी एक तो टेररिज्म है जिसका ताल्लुक जो है वो आपकी बैरूनी ताकतें जो है जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है और रेगुलरली इस बारे में बताया जाता है हमारी जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर है। मैं आपको ये बताऊं कि 2 रोज कबल कुछ स्टूडेंट्स हैं एक यूनिवर्सिटी के, वो अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे F6 के एरिया के अंदर, और वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस और आपकी सारी सेक्रेटेरिएट, यानी सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान 2 किलोमीटर के फासले पर है, और उनसे 12 लाख रुपए का इक्विपमेंट जो है उन बच्चों से, कैमरास, मोबाइल, सारा कुछ जो है वो गन पॉइंट पे लेकर चले गए लोग। और कोसार थाने में आपने एप्लीकेशन दी हुई है, बट देयर इज नो प्रोग्रेस। तो कराची को हम कहते थे जहां बैठी हुई हैं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब है, अब तो आपका जो इस्लामाबाद है उसकी स्थिति हाल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो गवर्नेंस है जी, और आपकी जो यानी इस्लाहात ना करने की वजह से आपका PIA, आपका यानी तकरीबन 2500 अरब रुपए, बिल्कुल इन सारे इदारों के बिगाड़ में तमाम सियासी जमातें हैं, कोई एक सियासी जमात को हम नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। वही सब अल अजीजिया रेफरेंस अभी आपको लग रहा है कि एक रुकावट है नवाज शरीफ के 4थी बार वज़ीर आज़म बनने की राह में? Let me finish, please. देखिए, अल अजीजिया का भी वही हाल होगा जो बाकियों केसेस का जो है वो हो रहा है, because I am not a lawyer, I am not a law expert, बट मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली यही सियासत जो है वो चलती आ रही है। यहाँ पे जितनी भी सियासी जमातें हैं, आज बिलावल साहब ने जो वहाँ पे तमरगरा में एड्रेस किया, या मरियम साहिबा ने जो एड्रेस किया, ये लोग जो है ये आज इनको ये कह दें कि इक़्तिदार में आप लोगों ने शेयर करना है तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बदकिस्मती ये है हमारी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो चलानी है IMF ने, हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है या हमारी जो सिक्योरिटी का जो चैलेंज है वो हमारी दिफा के इदारों ने उसको सारी जिम्मेदारी जो है वो उठानी है। यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस सिस्टम जो है वो इस मुल्क के अंदर वो आपके सामने ही है, जो मैंने पहले भी जिसका जिक्र किया।
ये वो बड़े बड़े इश्यूज हैं जिसके ऊपर इन सियासी जमातों को एक रोड मैप देना चाहिए, बट दे डोंट हैव एनी रोड मैप। अनफॉर्चुनेटली इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये एक दूसरे को गालियां देंगे, एक दूसरे को लान तान करेंगे और वोटर के पास जाएंगे। अब देखे ना, बिलावल साहब ने जो नून लीग को अड़े हाथों लिया केपी में जाके, वो वहां पे बेसिकली पीटीआई का जो वर्कर है या वोटर है जो इस वक्त बंद है किसी भी वजह से, तो वो उनको जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए ये सारा जाहिर के बयानिया जो है वो लेके चल रहे हैं। तो इन सारी सियासी जमातों को चाहिए कि माजी में ये हुकूमतों में रहे हैं, 80,000 अरब इस मुल्क के ऊपर कर्जा है, सो दे हैव टू सिट डाउन एंड यू नो दोबारा से इनको अपना जो एजेंडा है या बयानिया है उसको रीसेट करना पड़ेगा। इल्जाम तराशी की सियासत को तर्क करना होगा। आमिर साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं कहना चाह रहा था, देखिए मैं समझता हूँ कि तजिया निगारों को फिर कोई हल देना चाहिए ना। लान तान अगर पॉलिटिशियन कह रहे हैं और अगर आप भी तनकीद उन पे करेंगे तो हल नहीं है। मैं इनकी इन बातों से एग्री करता हूँ कि मुल्क में जो बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी है, निज़ाम इंसाफ, दहशत गर्दी और लॉ एंड ऑर्डर, इस पर अब देखिए जो सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम है उसकी बात ही तो की जा रही है कि जिस इदारे का जो काम है वो करे, सिलेक्ट हो के कोई ना आए, इदारे सिलेक्ट करना छोड़ें और कोई सिलेक्शन के लिए अपने आप को कहीं और पेश ना करे, अवाम के दरमियान आए। अदम इस्तेहकाम तब आएगा। इसी पे मैंने गुफ्तगू की कि कोई ऐसा शख्स जो तमाम इदारों को साथ लेके नहीं चलता, दूसरे इदारों के ऊपर हमला आवर होता है, वो ना किया जाए। और पीपल्स पार्टी ने इदारों के साथ काम करके हमेशा दिखाया। दूसरी बात, मुआशी बहरान के ऊपर जब तक आप रियासत के, ये हमारे पढ़ेंगे तो फिर होगा ना, और दे भी रहे हैं। मुआशी बहरान तब नहीं खत्म होता कि आप चंद बिजनेसमैन को या किसी माफिया को सहूलतें दे, आवाम को दे। और आज भी IMF या दुनिया के इदारे मानते हैं जो हमने BISP है जिसके लिए किया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अभी हमें रोजगार देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी बात सुनने, मैं अब इस वक्त मैं इशू पे बात करना चाह रहा हूँ जो उन्होंने की, और पॉजिटिव चीज है, हमें इशू पे आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें ऐसे प्रोग्राम लाने चाहिए जिसमें तरजीह आम आदमी हो। देखिए ना, पाकिस्तान ऐसी स्टेट है जहाँ पे बड़े बड़े लोग रियासत के खर्चे पे पहुंचे हैं। मुझे बात तो पूरी करने दें, मैंने आपकी सुनी है, सुनिए, मैं मेरी बात सुने तो सही प्लीज। देखिए, ये वो मुल्क है जहाँ पे सारे तगड़े लोग रियासत के खर्चे पे पलते हैं और अवाम को कुछ नहीं दिया जाता। अगर ये सब की सब्सिडीज छीन ली जाए, ना जजेस, ना जर्नल्स, ना पॉलिटिशियंस, और ये बड़े बड़े लोग, ब्यूरोक्रेसी, इन्हें ये जो बड़े बड़े घर दिए हुए हैं, बिजली के बिल मुफ्त से ले लें। बात तो सुने भाई, मुझे बात तो करने दें। मैं आपसे कोई लड़ाई करने तो नहीं आया यार, मैं तो बात तो सुने आप प्लीज। तो हमें ये करना है, बात तो सुने भाई साहब, आप पहले बात तो सुन लें। इतनी आपको ज्यादा मेरे ख्याल से तहम्मुल तो होना चाहिए। मैं आपकी बात सुनी है, हमें ये करना, और ये हमारे प्रोग्राम में है। निज़ाम इंसाफ के ऊपर देखिए, हमने कभी जजों से गांठ सांठ करके अपने मुखालिफ को सजाएं नहीं दिलवाई ना। हम निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त करना चाहते हैं। हमने पिछली दफा भी करने की कोशिश की, जजेस अपॉइंटमेंट के ऊपर भी और नीचे तक भी। उसके बाद दहशतगर्दी के ऊपर हमने बातें नहीं की है। हमने प्रोग्राम दे के, 1 मिनट आखिरी बात है, हमने प्रोग्राम दे के और हमने दहशतगर्दी को खत्म किया है इस मुल्क के अंदर। रियासत का बयानिया बनाया था, वरना रियासत तो तालिबान के साथ खड़ी थी और अमनो अमान की सूरत हाल कराची में हमने ठीक की है। दुनिया में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी आपकी इस बात से हम कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी मामले को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो बिलावल भुट्टो की जानिब से आजकल तीर चलाए जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम अब सिलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि सियासी जमातों का तर्ज सियासत क्या होना चाहिए। क्या वही पुरानी तर्ज की सियासत के इल्ज़ाम तराशियाँ की जाएं, और पहले तो एक साथ थे लेकिन जब इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो सारी खामियां और सारी कोताहियां एक दूसरे के सामने लाए जाएं और जो सियासी सूरत हाल है उसको उस तरह से नहीं आवाम के सामने लाया जा रहा है। आमिर हसन साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि जो तीसरी बार फेल हो गए, चौथी बार आएंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे। तो चलें, अगर वो ना आए, अगर पीपल्स पार्टी आती है तो पीपल्स पार्टी कौन सा तीर मारेगी? पहली बात तो ये है कि जब भी सियासतदान इलेक्शंस में बात करते हैं तो मुखालिफिन पे तनकीद होती है, अब इल्जामात नहीं है। हम नहीं कह रहे किसी से बदला लेंगे, हम नहीं कह रहे इंतकाम, किसी को जेलों में डालेंगे, किसी को लटकाएंगे, किसी को फांसी देंगे। हम ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी अब नौजवानों की है, तो कोई बंदा ये रिकॉर्ड बनाने की बात तो नहीं ना। दुनिया ने, जमहूरी लोगों ने देखा, 2 दफा किसी को चांस मिल गया तो खत्म, बहुत होता है। 3 दफा बनने के बाद चौथी दफा भी कहना कि मैं बनूंगा, तो ये जमहूरी तकाजे नहीं है। हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं और ये एक
अदरवाइज 90% स्पीच जो बिलावल साहब की है अगर आप सुने तो उसके अंदर हल है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी किसी सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई महंगाई से है और हमारी लड़ाई गुर्बत से है और उसके लिए हम दे रहे हैं। हम निज़ामे सेहत में जो कुछ सिंध के अंदर हुआ है, पंजाब जैसे जो कि मुस्तहकम सूबा रहा है, खुशहाल सूबा रहा है, यहाँ पे दिल का एक हॉस्पिटल बनाया 40 साल में मियाँ साहब की हुकूमत ने। वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक NICVD बनाया है। हेल्थ में जितना काम उधर हुआ है नहीं हुआ, एजुकेशन के अंदर जितना हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि बेहतरी की बातें आए। और उसके बाद जब भी हेल्थ की बात आई, पीपल्स पार्टी ने लेडी हेल्थ विजिटर्स हो या आज हमारा गरीब लोगों के लिए BISP हो, इसी तरह हम आगे फिर रोजगार सबसे ज्यादा दिया है। फिर हमारी इकोनॉमी हमेशा मुख्तलिफ है, बाकी इकोनॉमी में एक तरफ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी इन्वेस्ट करना चाहती है गरीब तरीन आदमी पे। हम नहीं कहते कि आप आके बिजनेस टाइकून्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, सहूलत दे दें, इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलत दें, आके गरीब को सहूलत दें। गरीब पे इन्वेस्ट करेंगे, गरीब सर पीपल्स पार्टी ने अंदरूने सिंध गरीब पर क्या इन्वेस्ट किया? जी मैं बता देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल से। सैलाब आया, लोग हर दफा सैलाब आता था, लोगों के वही घर। इस दफा हमने 20 लाख घर जो शुरू में उसमें से लाखों मिले हैं और आगे ज़ेरे तामीर है, 20 लाख घर बना के दिए गरीब के लिए। सेहत का मुफ्त इलाज और बेहतरीन इलाज, सेहत की, और फिर उसके बाद तालीम का बेहतरीन, फिर रोजगार सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने दिया है, इससे ज्यादा किसी ने रोजगार नहीं दिया। अंदरूने सिंध में हर शख्स किसी ना किसी सरकारी इदारे में मुलाजिम है और उनका एक हुकूमत की तरफ से उन्हें रोजगार मुयसर है। फिर जिस तरह आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप इंटीरियर सिंध जाए तो मैं इंटीरियर पंजाब की भी दावत देता हूँ और दोनों को फिर विजिट करके बताएं कि किसका बेहतर है। मैं आपको लेके जाता हूँ जंक्शन, सिर्फ लाहौर की 1-2 सड़कें ना देखिए, आइए लाहौर में मैं आपको दिखाऊं 80-90% लाहौर का क्या हाल है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ प्रोपेगेंडे से अपनी सिंध की आवाम मुतमईन है तो वो वोट देते हैं ना। 5 साल के बाद उन्होंने हमें उससे ज्यादा वोट दिए, अगले 5 साल उससे ज्यादा दिए, इंशाल्लाह इस दफा उससे ज्यादा देंगे। सारी जमातें हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाती हैं वहां पे और हार जाती हैं। तो मैं फिर कहता हूँ कि इश्यूज के ऊपर हमारा इशू ये है कि आइए इश्यूज के ऊपर अब नए लोगों को मौका दें। वो इकबाल ने भी कहा था कि सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। अब मिटा दे नक्शे कोहन खुदा के लिए। लेकिन सर वो जो आप बात करें कि नई क़यादत को मौका देना चाहिए, उस पर तो जरदारी साहब का बयान आपको याद है ना कि उन्होंने कह दिया था कि वो अभी बिलावल ज़ेरे तरबियत है। इसी मामले पर जरा रोकरी साहब की जानिब जाएंगे। रोकरी साहब बताइएगा, अब जो एक तर्ज़े सियासत आप मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, मेरे से ज्यादा वेल स्पोकन है, तो तजर्बा तो जाहिर है उनका नहीं होगा। उम्र 35 साल है, तो तजर्बा 45 सर तजर्बे का वाकई कोई नेमुल बदल नहीं है। रोकरी साहब से बात करेंगे। रोकरी साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में सियासी जमातों का क्या तर्ज अमल होना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? वो तो बात ठीक है कि इलेक्शन करीब है, मुखालिफिन पर तनकीद तो होते हैं, लेकिन तर्ज सियासत क्या होना चाहिए और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या समझती है? अच्छा, रोखड़ी साहब से शायद हमारी लाइन ड्रॉप हुई है। वही साहब, आप क्या समझते हैं, क्या सियासी तर्ज अमल मौजूदा हालात में सियासी जमातों को इख्तियार करना चाहिए? और ये भी बताइएगा कि अगर नवाज शरीफ आते हैं इक़्तिदार में तो उनकी तरजीहात क्या होंगी? देखिए, वो तो तरजीहात नवाज शरीफ साहब जो है उनको और उनकी पार्टी को बतानी चाहिए कि क्या है। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये सारा इक़्तिदार का सारा जो है ना ये खेल है, इसका बाकी जो है वो सारी लफाजी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना जी। आज आपका PIA जो है, जिसके पास तकरीबन 32 या 34 का फ्लीट है, जिसमें से 15-16 जो है वो आपके ग्राउंड हो चुके थे 2 हफ्ते कबल, राइट। और उसकी जो इस वक्त बसेस हैं वो तकरीबन 500 अरब से ज्यादा है। कौन उसको खरीदेगा? आप रेलवे को देख लें, आप यानी आप एनर्जी सेक्टर को देख लें। एनर्जी सेक्टर, आप मुझे ये बताएं कि इस गर्मियों के अंदर जो बिल एक घर का 3000 का आता था, वो 30,000 कहाँ कैसे पहुंचा है? बिकॉज ये सारी गवर्नमेंट्स जो हैं ये IMF से पैसे लेती हैं। IMF जो इनको कहता है, अब गैस का आप देख लें, अभी सर्दी शुरू हुई है ना इस रीजन के अंदर, गैस का जो बिल पिछले साल जो है नवंबर का 3,000 आया था, इस दफा 12,000 रुपए आया हुआ। Who is going to talk about it? कौन बात करेगा इस पे? क्या इनके पास पॉलिसी है? क्या इनके पास रोड मैप है? देखिए, सिर्फ बातें करने से, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से, ये बुढ़ा हो गया है, ये जवान हो गया, वी आर
हमने या आपने तो नहीं प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का बनना, ना हमें कोई ख्वाहिश है, ना हम कोई सियासत के अंदर हैं। हम सिर्फ ये इनको कहते हैं कि मुल्क जो है उसको अगर आप लोगों ने डायरेक्शन ना जी, दी तो बिल्कुल ठीक। फिर इससे मजीद बदतर बिल्कुल किस्म की सूरत हाल से हम दो अब चार अवाम होंगे। का सोचना भी इस बहुत ज़्यादा सिर्फ ज़रूरी जो है, है क्योंकि एक अवाम से इस वक्त काफ़ी एक मुश्किलात का शिकार है। रोकड़ी साहब, हमें बताइएगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा इलेक्शन में अपने आप को क्या कहाँ देख रही है, और आपकी पॉलिसी क्या है, ख़ास तौर पर जो अवामी मसाइल नज़रअंदाज हो रहे हैं उसके लिए क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिकमत अमली है? देखिए, हमारी पहली चीज तो ये है कि हम अपने आप को पंजाब में देख रहे हैं, अच्छा। और हम ये देख रहे हैं कि हम सेंट्रल में वो सीट्स निकाल जाएंगे जिससे नेक्स्ट गवर्नमेंट के अंदर हमारा एक किरदार डेफिनेटली होगा। दूसरी चीज है, जब आप कहती हैं कि अवाम की सिचुएशन क्या है या अवाम का क्या करना है और हमारी पॉलिसी क्या है टूवर्ड्स अवाम, तो ये सबसे ज्यादा अहम तरीन क्रिटिकल पॉइंट है ये। हम तमाम ने संजीदा होके चलना है, और हमारी पॉलिसी ये है कि जो अच्छी पॉलिसीज और जो अच्छी डायरेक्शन इस वक्त अपनाई गई है, चाहे वो मिनरल्स में है, चाहे वो इंटरनेशनल जो है अल्लाह आपका भला करे इन्वेस्टमेंट में है, चाहे वो सी पैक है, चाहे वो डॉलर्स के खिलाफ जो मूवमेंट है, चाहे स्मगलिंग के खिलाफ मूवमेंट है, जो भी पॉलिसीज अभी अपनाई गई हैं वो किसी भी सूरत डीरेल ना हो। ये हमारे जैसे पॉलिटिशियंस की ये ना सिर्फ कोशिश होगी बल्कि मुस्बित तरीके के साथ इसको इस तरीके से लेके जाना कि हम इन तमाम पॉलिसीज को लेके आगे चलें, और जो बड़े ममालिक हैं जो हमारे साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं हम उनको पे बैक करें, अच्छे ताल्लुकात का सिला हम ये दें कि हम 100% ऑनेस्टी के साथ उनके साथ चलें, तब अवाम की फलाह है। देखिए, पब्लिक को नहीं मालूम, पब्लिक इमीडिएट रिलीफ चाहती है, हम कई दफा सब्सिडीज की सूरत में दे देते हैं जो कि 100% जुर्म है अपने मुल्क के साथ। पब्लिक को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हम जब तक मुईशत को एक ऐसे स्टेबल तरीके से नहीं लेके आते कि इनको परमानेंट रिलीफ मिले, वक्ती कभी पेट्रोल ऊपर हुआ कभी नीचे हुआ, इससे गुजारे नहीं चलते। हमारी पॉलिसीज जब तक तसलसल, खारजा पॉलिसी का तसलसल, इंटरनेशनल पॉलिसी का तसलसल, वी लुक फॉर दैट। जी अच्छा, इलेक्शन की क्या तैयारियां चल रही हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में? हिदायत भी जारी की गई है। मैं तो जाती अभी भी मैं अब घर पहुंच रहा हूँ, इस बाकी भी डेफिनेटली दे आर इन फील्ड। हम तो सुबह से लेकर शाम तक अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेकर चल रहे हैं, और पूरे एक सिस्टमैटिक, मैं तो बिलीव करता हूं कि यू हैव टू डेवलप इट साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली, टाइम एंड स्पेस को मैनेज करते हुए एक एक बंदे को वी आर ट्राइंग के खुद मिलें, और हम अपने कॉमन लोगों तक जो हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके साथ जाके डिस्कशंस करें, क्वेश्चन आंसर सेशंस करें। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एट द मोमेंट। आपसे दुआओं की दरखास्त है, बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए हमारे लिए, मुल्क के लिए, सबके लिए। बिल्कुल, मुल्क को दवा के साथ साथ दुआओं की यकीनन ज़रूरत है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी मामले पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो कराची की सियासत है, जो सिंध की सियासत है, उसमें आजकल क्या चल रहा है। क्योंकि फ़ारूक सत्तार की जानिब से ये कहा गया कि कराची मुल्क को 4000 अरब का टैक्स देता है, लेकिन कराची खुद खंडर है, और ये भी कहा गया है MKM की जानिब से कि एक बड़ी तहरीक और एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। वो इत्तेहाद क्या होगा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ सिंध की सियासत के हवाले से बात करेंगे। सिंध में हमने देखा है कि नून लीग इत्तेहाद कर चुकी है, एक सीट एडजस्टमेंट की बात कर ली गई है MKM के साथ, फिर एक 5 जमाती इत्तेहाद भी बना है। अब वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है या तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, और क्या इससे पीपल्स पार्टी को कोई खतरा है? आमिर साहब, क्या समझते हैं जो सिंध में इत्तेहाद बन रहा है या बन चुका है, वो पीपल्स पार्टी को किसी किस्म का नुकसान पहुँचा सकता है? पहली दफा नहीं बना, ये तीसरी दफा बन रहा है। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो PMLN, GDA, MKM, इवन PTI और कॉम्प्रेस जमातें, ये सब इकट्ठे थे, उसके बावजूद इन्हें शिकस्त फाश हुई और हमारे वोट पहले से ज्यादा बढ़े। तो देखिए, ये तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने डिलीवर किया है, वोटर उनके साथ है, इसी वजह से इन्हें इत्तेहाद की जरूरत पड़ रही है, और हम तो किसी इत्तेहाद में नहीं जा रहे। तो ये वक्त बता देगा। सिंध की तो बात ही नहीं है, सिंध में तो कोई पीपल्स पार्टी के मुकाबिल मौजूद ही नहीं है। MKM का जो शोर था वो पुराना वक्त ढूंढते हैं, अल्ताफ हुसैन वाला, जो उनका वक्त था वो खत्म हो चुका है। अब तो उनकी अपनी सीटें नहीं है। जो उनके साथ कराची में हाल हुआ, वो अगर वो इतने तगड़े होते तो वो ये कराची के बलदियाती इलेक्शन से भागते, फरार होते, वो मुकाबला करते, वो तो दौड़ गए वहां से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई देखे ना, जमात इस्लामी जैसी जमात उनसे ऊपर आ गई है, जिसका कोई नाम नहीं है, या वैसे वो कोई कौम है, तो MKM का तो बुरा हाल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ हमें उधर की फिक्र नहीं है, और वैसे भी हम
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी जमात है और हम जो कोशिश कर रहे हैं वो अवाम तक एक ऐसा एजेंडा लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एक नज़रिया भी है, हमारी जद्दोजहद भी है। हमारे दोस्त तो बहुत आराम से हमें कह देते हैं कि सियासतदान इक़्तिदार के खेल में महज लफाजी करते हैं। भाई इक़्तिदार के खेल में लफाजी पता नहीं कौन करते हैं, हमारी तो ये सुबह से शाम तक जद्दोजहद और ज़िंदगी जब से शुरू होती है हम लोग हमारे तो कायद ने, हमारे तो कारकुनों ने जाने दी हैं। लफाजी तो हमारे वो दोस्त करते हैं जो या अखबार में सिर्फ लिखते हैं या टीवी पे बोलते हैं। लफाजी इसे कहते हैं। लफाजी उसे नहीं कहते जब सुबह से शाम तक आप लोगों के अंदर मौजूद हों, उनके लिए उनकी कड़वी कसीली भी सुने, उनके साथ चलते भी हों, इसे लफाजी नहीं कहते हैं। ये तो मैं हैरान हूँ। उस वक्त से ये कह रहे हैं कि तनकीद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, और जब से मेरे दोस्त बैठे हैं सिर्फ तनकीद कर रहे हैं और कीचड़ उछाल रहे हैं, एक भी पॉजिटिव चीज नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ इनसे हमें तवक्को है कि ये रहनुमाई करें पॉलिटिकल पार्टीज की, कोई स्पेसिफिकली गलत बात है उसे बताएं, हम दुरुस्त करेंगे। हम तो तनकीद को सुनते भी हैं, सर आंखों पे भी लेते हैं, लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं कि महज तनकीद और किसी की पॉजिटिव बात इनके पास है ही नहीं है। इनसे ये आज तक कोई पॉजिटिव काम किया है? ये आइन किसने दिया है? एटमी प्रोग्राम किसने दिया है? मुल्क का वकार किसने बहाल किया है? मुल्क के लिए जद्दोजहद किसने की है? अवाम को बुनियादी हकूक किसने दिए हैं? ये भी जरा बता दें। इस पर हम वही साहब से यकीनन जवाब लेंगे, क्योंकि यकीनन तज्जिया उनसे इस बारे में लेंगे। अच्छा रोकटी साहब, सिंध में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी, यहाँ पर कोई जगह बनाने की कोशिश है? डेफिनेटली हर पार्टी को नेशनल पार्टी होना चाहिए, और हम तो इस ग्राउंड में नए हैं, लेकिन हमारे जो हैं असरात मौजूद हैं और सिंध में हम ने अपना एक्टिविटी शुरू की हुई है, और उसके आपको रिजल्ट थोड़े दिनों बाद नजर भी आएंगे। हर पार्टी जो नेशनल पार्टी है उसके लिए लाजिम है कि वो तमाम सूबों में उसकी जो है रिप्रेजेंटेशन भी हो, तभी जाके तो नेशनल पार्टी बनेगी। अनफॉर्चुनेटली 18th अमेंडमेंट के बाद पार्टीज ने भी अपने अपने आप को सारों ने सूबों तक कर दिया कि ये मेरा सूबा, ये मेरा सूबा, ये मेरा सूबा। तो इस चीज का खत्म होना भी जरूरी है। वी विल डेफिनेटली एक्सपैंड, लेकिन हम अपनी जो उम्र है उसके लिहाज से, अपनी कैपेसिटी के लिहाज से, अपने दूसरे मामलात देखते हुए हम एक्सपेंशन की पूरी कोशिश करेंगे, कर रहे हैं जी। अच्छा रोकटी साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि नून लीग अब एहतसाब की बात कर रही है, तो अगर आप भी इस एहतसाब की जद में आ गए तो फिर आप क्या करेंगे? आपको लगता है कि उनके साथ जो आपका मेरा चाहे कोई भी मेरा बेटा भी अल्लाह ताला माफ करे वो दिन न लाए कि एहतसाब की जद में आए, तो सबसे पहले पेश करूंगा ये है। और मैं भी अपनी औलाद को ये सिखाता हूँ कि इन मामलात में बाप को भी देखो तो उसको कहो कि इस मामले में हम नहीं है। पॉलिटिशियंस जिसने कल देखें, मैंने जब हम अपने घर की बात कर रहे हैं तो हमारी पार्टी में से कोई भी एहतसाब की जद में आया, मुझे आप सबसे पहले उसको सपोर्ट करते हुए पाएंगे एहतसाब को और एहतसाब के अमल को, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा आपकी जमात में आ चुके हैं। ये बताइएगा वही साहब, जैसा कि अभी आमिर साहब कह रहे थे कि सिर्फ इल्ज़ाम, तनकीद बराए तनकीद, और पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ किया है, आप क्या इसका जवाब देंगे? देखिए, मैं तो पीपल्स पार्टी की, मैं तो एक जेनेरिक बात कर रहा था। चलें बहरहाल, आई थिंक लेट अस मूव अहेड इन चीज़ों में। मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। अब मैं आमिर साहब अपने भाई हैं, इनके साथ मैं अब क्या बहस करूँ। देखिए, पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त सूरत हाल है सिंध के अंदर, वो गवर्नमेंट जो है ना कंफर्टेबली दोबारा से बना लेंगे। MQM का जो इस वक्त निगाहें हैं वो बेसिकली मरकज के ऊपर है। जो नून लीग के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया या बाकी जमातों के साथ करना चाह रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि कराची से और हैदराबाद से जो सीटें वो जीतते थे माजी के अंदर, मैक्सिमम सीटें जीत सके। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है कराची के अंदर नेशनल असेंबली की सीटें भी निकालेगी अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल असेंबली। और इंटीरियर सिंध में तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के रूट्स जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। पीपल्स पार्टी का जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो है पंजाब के अंदर। साउथ पंजाब में भी बेहतर है, बट अब IPP जो है उन्होंने जिस तरह से एक कर रहे हैं नेगोशिएशन नून लीग के साथ, वहाँ पे जहांगीर तरीन है, तो वो थोड़ा सा इनके लिए एक टफ टाइम होगा। दैट्स वाई देखिए बिलावल साहब जो हैं वो KP को क्यों इस वक्त उन्होंने फोकस किया हुआ है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो इन एरिया से, यानी आप देख रहे हैं अपर दीर, लोअर दीर, बुनेर, इन एरिया से पीपल्स पार्टी जो है वो उनके MNS जो हैं वो मुंतखब होते रहे हैं। इवन स्वात से, ये शामिल तो खैर बाद में बना, पहले तहसील थी स्वात की। सो इसलिए फोकस जो है वो बिलावल साहब का ये है कि मैक्सिमम सीटें वहाँ से जो है, बलूचिस्तान से कुछ सीटें,
एक ऐसा नंबर लेकर सेंटर में आए ताकि उनकी जो नेगोशिएशन यानी एक पोजीशन जो है नेगोशिएटिंग वो स्ट्रांग हो जाए। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, आमिर साहब जो है वो वैसे हो गए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो कन्फ्रंटेशन वगैरह तो पहले ही इस मुल्क की जो सूरत हाल है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी हमने जो है वो एक साइड पे रख दी है और वो लोग जो आइन की बात करते थे जिन्होंने बनाया, जो कुछ इस मुल्क के अंदर पिछले यानी एक अरसे से हो रहा है वो आपके सामने है। वी शुड मूव फॉरवर्ड और हमें एक प्रॉपर तरीके से कोई रोड मैप देना चाहिए। सिर्फ वजीर आजम बन जाना या ना बन जाना, चाहे किसी भी पार्टी का हो, यहाँ पे इस शदीद किस्म का मुल्क जो है ना वो बेरोजगारी है, लोगों की इनकम और उनके एक्सपेंडिचर मैच नहीं कर रहे, इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्ट्रीट्स क्राइम के अंदर इजाफा हो रहा है। बिल्कुल दिस इज माय बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, आखिर में हमें ये बताइएगा, शफाफ इलेक्शन होते देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन होने तो शफाफ चाहिए, लेकिन ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि कभी शफाफ इलेक्शन हुए नहीं। तो अब मैं कोई फोरकास्ट तो नहीं कर सकता, ना कोई तोता फाल निकाल सकता हूँ, नियत और उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो यही है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हुए नहीं है कभी और नजर भी नहीं आ रहे। जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं। अब जो वहीद साहब ने बातें की पॉजिटिव की, अब मैं इसमें एक दो बातें बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, पंजाब की सियासत की इन्होंने बात की और केपीके की सियासत की। सिंध का तो इन्होंने भी कहा पीपल्स पार्टी कंफर्टेबली फॉर्म कर लेगी गवर्नमेंट। बलोचिस्तान में भी यही हाल है कि बलोचिस्तान में हम बहुत देर से काम करके और हम लोगों के साथ राब्ते में हैं। अब दो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त फील्ड में है, हम हैं और नून लीग फील्ड में इस तरह है कि वो होटल में जाती है, मुक्तदरा के कहने पे 20-30 तीतर शिकार करती है, बोरी में डालती है और रात को लाहौर वापस आ जाती है। हम लोग जा रहे हैं डोर टू डोर लोगों के साथ, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसीलों में जाके चेयरमैन साहब अपना प्रोग्राम दे रहे हैं। और ठीक बात की इन्होंने कि हम केपीके में जो वोटर था वो पीटीआई का वोटर नहीं था असल में, वहीद साहब जैसे आपने खुद फरमा दिया, वो हमारा वोटर था। इसीलिए पंजाब में भी हमारा वोटर था जिसे किसी तरह भेजा गया वो आई के प्रोजेक्ट की तरफ। तो अब वो वोटर जब उसे नजर नहीं आएगा, सपोर्ट नजर नहीं आएगी, तो उस वोटर ने लामहला आना है, उस तरफ तो नहीं जाएगा जिन्हें वो सुबह शाम एवन फील्ड के बाहर ना बचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो हमारा वोटर वापस आएगा। पीपल्स पार्टी साबित कर रही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, इसलिए हम अवाम में जा रहे हैं। और रोखरी साहब से इस पर मौक़िफ़ ले लेते हैं सर, माज़र जरा वक्त कम है, ये फर्क है दोनों में। ठीक है रोखरी साहब, आइंदा इलेक्शन में आप सिलेक्शन देख रहे हैं या इलेक्शन देख रहे हैं? नहीं सर, हम पूरा इलेक्शन देख रहे हैं और फुल फ्लैज इलेक्शन देख रहे हैं और बेहतरीन इस सर्दियों के अंदर एक अच्छा इलेक्शन देख रहे हैं। दिस इज व्हाट वी सी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद साहब, इसके अलावा बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर तजज़ियाकार वहीद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आज जो मुल्क में सियासी सूरत हाल चल रही है, जो बयान बाजियाँ हो रही हैं, क्या सियासी जमातों को वाकई अपनी तर्ज़ जो सियासत है उसको तब्दील करना होगा? आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।